प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़ सहाचार्य अर्थशास्त्र राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के प्रारंभिक संतुलन मॉडल के बारे में डायग्राम के द्वारा बताऊंगी। या यूँ कहिए कि क्लासिकल मॉडल में उत्पादन व रोजगार निर्धारण बिना बचत निवेश के किस प्रकार से होता है, ये रेखा चित्रों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। ये जो रेखा चित्र है इसके 4 भाग हैं, ए, बी, सी और डी। तो ये चारों डायग्राम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं भाग बी। तो इस रेखा चित्र में एक्स अक्ष पर लिया गया है रोजगार एन और वाई अक्ष पर लिया गया है वास्तविक मजदूरी W/P। डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर अर्थात श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति रेखा ई बिंदु पर काटती है। तो जो श्रम का मांग वक्र है यह ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ है, इसका ढाल ऋणात्मक है, जबकि जो सप्लाई ऑफ लेबर है अर्थात श्रम की पूर्ति है इसका ढाल धनात्मक है, यह नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ है। तो श्रम का मांग और श्रम का पूर्ति वक्र एक दूसरे को ई बिंदु पर काटता है। इस ई बिंदु पर वास्तविक मजदूरी W/P1 निर्धारित हो रही है और रोजगार है ON1 जो कि संतुलन का बिंदु है ई। तो इस तरह से ON1 रोजगार के स्तर पर अब हम आते हैं डायग्राम नंबर ए में। तो यहाँ एक्स अक्ष पर रोजगार एन लिया है और वाई अक्ष पर लिया है उत्पादन ओ। जो उत्पादन फलन रेखा है यह ओ के द्वारा दिखाई जा रही है और ON1 रोजगार के स्तर पर उत्पादन होता है OQ1। अब हम लेते हैं डायग्राम नंबर सी। इसमें एक्स अक्ष पर लिया गया है कीमत स्तर और वाई अक्ष पर लिया गया है उत्पादन ओ। तो उत्पादन जब OQ1 है और मुद्रा की पूर्ति है M1V, तो OQ1 उत्पादन पर M1V मुद्रा की पूर्ति होने पर कीमत स्तर OP1 निर्धारित होता है। अब हम नीचे की तरफ आते हैं डायग्राम नंबर डी में। जो कीमत स्तर OP1 है, इस OP1 कीमत स्तर को हमने यहाँ पर एक्स अक्ष पर लिया है और वाई अक्ष पर लिया है मौद्रिक मजदूरी को। W/P1 वास्तविक मजदूरी रेखा है। तो ये जो OP1 कीमत स्तर है, इस OP1 कीमत स्तर पर मौद्रिक मजदूरी निर्धारित होती है OW1। तो इस तरह से ये प्रारंभिक संतुलन मॉडल है कि किस तरह से चारों भाग अर्थात ए, बी, सी, डी एक दूसरे से संबंधित है और एक के बाद एक दूसरे में साम्य स्थापित होता जाता है। तो एक बार मैं वापस से बता देती हूँ। रेखा चित्र का जो ये भाग बी है, इसमें श्रम की मांग रेखा DL तथा श्रम की पूर्ति रेखा SL के संतुलन से बिंदु ई पर रोजगार का स्तर N1 तथा वास्तविक मजदूरी W/P1 निर्धारित होती है। रेखा चित्र ए में उत्पादन फलन O इज ए फंक्शन ऑफ N के TL वक्र द्वारा रोजगार के स्तर ON1 से उत्पादन की मात्रा OQ1 का निर्धारण होता है। और आपको पहले मैंने बताया था कि जो उत्पादन फलन है N के TL का, इसमें K है कैपिटल अर्थात पूंजी स्टॉक, T है टेक्नोलॉजी अर्थात प्रौद्योगिकी, L है प्राकृतिक साधनों की मात्रा नेचुरल रिसोर्सेज, ये KTL स्थिर रहता है और जो संबंध है यह उत्पादन और रोजगार के स्तर में पाया जाता है अर्थात उत्पादन रोजगार का फलन है, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो इस तरह से इस डायग्राम में हम ये देखते हैं कि रोजगार के स्तर ON1 से उत्पादन की मात्रा OQ1 निर्धारित होती है। इसके बाद रेखा चित्र सी में M1V मुद्रा की पूर्ति रेखा है, जो वास्तविक मुद्रा की मात्रा एवं चलन गति के गुणनफल से ज्ञात करते हैं। जब उत्पादन की मात्रा OQ1 है तो मौद्रिक क्षेत्र में संतुलन पर
कीमत स्तर P1 निर्धारित होता है। और रेखाचित्र डी में W/P1 वास्तविक मजदूरी रेखा है और कीमत स्तर P1 दिया है, तो इस पर मौद्रिक मजदूरी OW1 निर्धारित होती है। तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता और मुक्त बाजार के कारण वास्तविक क्षेत्र है AB और मौद्रिक क्षेत्र है CD, इनमें परस्पर संतुलन स्थापित होता है। और यही चीज़ें मैंने आपको समझाई है जो ये आपके सामने स्पष्ट हो रही हैं। इसके बाद हम लेंगे श्रम की पूर्ति में परिवर्तन। श्रम की पूर्ति में परिवर्तन का जो डायग्राम है यह भी 4 भागों में है, A, B, C और D। तो पहले हम लेते हैं B भाग। जो B भाग है इसमें x अक्ष पर है रोजगार अर्थात ON और y अक्ष पर है वास्तविक मजदूरी W/P। श्रम का मांग वक्र है DL और श्रम का प्रारंभिक पूर्ति वक्र है SL1। तो श्रम की मांग DL और श्रम का पूर्ति SL1 एक दूसरे को काट रहा है और यहाँ पर वास्तविक मजदूरी है W/P1 और रोजगार का स्तर है ON1। यह रोजगार का स्तर ON1 आगे बढ़ता है और इस A डायग्राम में ON1 रोजगार के स्तर पर उत्पादन OQ1 का निर्धारण होता है। इस OQ1 उत्पादन के स्तर पर डायग्राम C में MV को ये काटता है और इसके बाद कीमत स्तर P1 निर्धारित होती है। और इस OP1 कीमत स्तर को हम आगे बढ़ाते हैं तो डायग्राम D में W/P1 रेखा को यह काटता है और यहाँ मौद्रिक मजदूरी W1 निर्धारित होती है। तो यह है प्रारंभिक संतुलन की स्थिति। इसके बाद अगर श्रम का पूर्ति वक्र शिफ्ट होकर के SL2 हो जाता है, तो श्रम का पूर्ति वक्र शिफ्ट हुआ है क्योंकि श्रम की पूर्ति में वृद्धि हो गई है और मांग वक्र श्रम का वही है, दोनों एक दूसरे को काटते हैं। तो यहाँ वास्तविक मजदूरी है W/P2 और रोजगार का स्तर है ON2, अर्थात रोजगार बढ़ गया है क्योंकि श्रम की पूर्ति में वृद्धि हुई है और जो वास्तविक मजदूरी है इसमें भी गिरावट हुई है। तो इस तरह से श्रम की पूर्ति बढ़ने पर वास्तविक मजदूरी दर घटी है और घटी हुई वास्तविक मजदूरी पर अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सका है। अब इस ON2 रोजगार के स्तर को हम आगे बढ़ाते हैं और इस A डायग्राम में ON2 रोजगार के स्तर पर उत्पादन भी बढ़ कर के OQ2 हो जाता है। इस बढ़े हुए OQ2 उत्पादन को अगर हम C डायग्राम की तरफ ले जाएं तो उत्पादन बढ़ने पर कीमतें घटेंगी और कीमत स्तर घट करके OP2 रह जाएगा। इस घटी हुई कीमतों को हम आगे बढ़ाते हैं तो डायग्राम D में OP2 जो कीमत है इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये OP2 कीमत W/P2 अर्थात वास्तविक मजदूरी रेखा को काटता है और कीमत स्तर निर्धारित होता है OP2 और मौद्रिक मजदूरी घट करके OW2 रह जाती है। अर्थात नेट रिजल्ट ये है कि कीमत स्तर भी घटा है और मौद्रिक मजदूरी भी घटी है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जो मौद्रिक मजदूरी में कमी है ये सामान्य कीमत स्तर में गिरावट के बराबर रही तो वास्तविक मजदूरी में कमी नहीं होगी और रोजगार नहीं बढ़ पाएगा। अतः मूल्य स्तर में गिरावट मौद्रिक मजदूरी की गिरावट के मुकाबले कम होगी, तभी वास्तविक मजदूरी गिरेगी, जैसा कि हम डायग्राम D में देख रहे हैं। तो कीमत स्तर P2 पर W/P2 के कारण नई मौद्रिक मजदूरी W1 से घटकर W2 रह गई है। तो इस डायग्राम को मैं दोबारा वापस से बता रही हूँ आपको। तो इस डायग्राम के B भाग में श्रम का मांग वक्र DL है जो स्थिर है और श्रम का पूर्ति वक्र SL1 है। दोनों में साम्य होने से रोजगार का स्तर N1 तथा वास्तविक मजदूरी W/P1 है।
किंतु जब श्रम की पूर्ति बढ़ गई तो श्रम की मांग पहले वाली है और श्रम की मांग एवं श्रम की बढ़ी हुई पूर्ति का नया साम्य स्तर रोजगार का N2 स्तर निर्धारित होगा और वास्तविक मजदूरी घट करके W/P2 रह जाएगी। अब रेखाचित्र ए भाग में हम देखते हैं कि उत्पादन फलन स्थिर है और रोजगार के स्तर में वृद्धि N2 से उत्पादन भी OQ1 से बढ़कर OQ2 हो गया है। तो श्रम की पूर्ति में वृद्धि के कारण रोजगार बढ़ा है और उत्पादन भी पहले की अपेक्षा अधिक हुआ है। रेखाचित्र सी में मुद्रा का पूर्ति वक्र MV स्थिर है। जब उत्पादन में वृद्धि हो गई तो उत्पादन के ऊंचे स्तर पर कीमत भी कम हो गई है और कीमत P1 से घटकर P2 रह गई है। रेखाचित्र डी भाग में W/P1 प्रारंभिक वास्तविक मजदूरी रेखा है जो श्रम की पूर्ति में वृद्धि होने से गिर करके W/P2 हो गई, क्योंकि घटी हुई मजदूरी पर ही अधिक श्रमिकों को काम पर लगाया जा सकता है। किंतु अगर मौद्रिक मजदूरी में कमी सामान्य कीमत स्तर में गिरावट के बराबर रही तो वास्तविक मजदूरी कम नहीं होगी और रोजगार नहीं बढ़ेगा। अतः मूल्य स्तर में गिरावट मौद्रिक मजदूरी की गिरावट के मुकाबले कम होगी, तभी वास्तविक मजदूरी गिरेगी। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि कीमत स्तर P2 पर W/P2 के कारण नई मौद्रिक मजदूरी दर W1 से घटकर W2 रह गई है। तो आप डायग्राम में देखिए कि P1 P2 के बीच की दूरी कम है और जो मौद्रिक मजदूरी W1 W2 है इसके बीच की दूरी अधिक है। अर्थात मौद्रिक मजदूरी में जो दूरी है वह ज़्यादा है और P1 P2 जो कीमत है उसमें जो दूरी है वह कम है। अर्थात मौद्रिक मजदूरी में गिरावट अधिक हुई है किसके तुलना में? कीमत स्तर P की तुलना में, तभी वास्तविक मजदूरी घटेगी। कुल मिलाकर के संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि श्रम की कुल पूर्ति में वृद्धि होने पर पुराने संतुलन के स्थान पर नए संतुलन स्थापित होंगे और घटी हुई वास्तविक एवं मौद्रिक मजदूरी दर पर ही अतिरिक्त श्रम को रोजगार पर लगा सकेंगे, जिससे रोजगार का स्तर बढ़ेगा और दिए हुए उत्पादन फलन पर रोजगार बढ़ने से कुल उत्पादन में वृद्धि होगी। मुद्रा की पूर्ति एवं चलन वेग स्थिर रहते हुए उत्पादन वृद्धि से कीमत स्तर में गिरावट होगी। एक बार वापस से बता देती हूँ, ये सारी चीज़ें ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो जो निष्कर्ष है वह हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि श्रम की कुल पूर्ति में वृद्धि होने पर पुराने साम्य के स्थान पर नया साम्य स्थापित होंगे और घटी हुई वास्तविक एवं मौद्रिक मजदूरी दर पर ही अतिरिक्त श्रम को रोजगार पर लगाया जा सकेगा, जिससे रोजगार का स्तर बढ़ेगा और दिए हुए उत्पादन फलन पर रोजगार बढ़ने से कुल उत्पादन में वृद्धि होगी। रोजगार बढ़ने से कुल उत्पादन तो बढ़ा है, साथ ही मुद्रा की पूर्ति एवं चलन वेग MV स्थिर रहते हुए उत्पादन वृद्धि से कीमत स्तर में गिरावट होगी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि किस तरह से श्रम की पूर्ति में परिवर्तन होने से संतुलन स्थापित होते हैं। इसके बाद अगली कक्षा में मैं आपको श्रम की मांग में परिवर्तन के बारे में बताऊंगी।